हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिमांशु अपने ट्यूटोरियल्स पे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का टॉपिक। ठीक है, अगर मैं गेट के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो दो सवाल यहाँ से आ जाते हैं लगभग हर साल। और उसके अलावा नेट में भी यहाँ पे 3 से 4, कई बार हेट्रो एनएमआर को मिला के 5-6 सवाल और कई बार तो 7-8 8-8 सवाल भी इस टॉपिक से देखे जाते हैं। तो अगेन कम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये क्या है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं एनएमआर को। ठीक है, तो चलिए मैं पहले आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि एनएमआर का यूज़ कहाँ पे होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ एनएमआर का यूज़ होता है स्ट्रक्चर्स को इल्यूसिडेट करने में। मतलब आपने क्या किया, लैब में क्या करोगे, आप कोई भी रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे इस फ्लास्क में कोई रिएक्शन हुई है आपकी, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बना होगा। ठीक है, अब क्या होता है भाई, जब आप कोई रिएक्शन कराते हो ना, वहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। आपने उन मिक्सचर्स को अलग किया। अब जब आप अलग करोगे उन, जैसे दो प्रोडक्ट बन गए P1 और P2, दोनों को जब आपने अलग किया तो अब आप कैसे बताओगे कि कौन सा किसका स्ट्रक्चर क्या है और किसका स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे ये जो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट होता है, जब आप इन्हें सेपरेट कर देते हो, अलग अलग कर देते हो, उसके बाद इनका स्ट्रक्चर बताने में एनएमआर क्या करता है भाई, आपकी हेल्प करता है। आप कैसे हेल्प करता है ये मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो आपने यहाँ पे क्या कर लिया भाई, दो कंपाउंड आपका P1 और P2 आपने क्या कर लिए, सेपरेट कर लिए विद द हेल्प ऑफ कॉलम GC HPLC, किसी भी मेथड से आप यहाँ पे इन्हें सेपरेट करो। आपने ये सपोज करो सेपरेट कर लिए, फिर आप क्या करते हो, इनका यहाँ पे एनएमआर करते हो। एनएमआर में किया क्या जाता है, देखिए एनएमआर मशीन होती है आपकी। ठीक है, सपोज करो ये आपका क्या है भाई, एक एनएमआर इंस्ट्रूमेंट है। हालांकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग तरीके का होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जस्ट बता रहा हूँ। आप क्या करते हो, इसमें क्या करते हो भाई, इस P1 को इसमें क्या करोगे, ऐसे यहाँ पे रख दोगे, इंसर्ट कर दोगे एनएमआर मशीन में। और इसमें क्या होगा, यहाँ से रेडियो वेव इसके ऊपर पड़ेंगी। ठीक है, इसमें क्या होगी, रेडियो वेव पड़ेगी। और यहाँ पे से ये रेडियो वेव ट्रांसमिट होके कहाँ जाएगी, आपके डिटेक्टर के पास जाएगी। और डिटेक्टर में आपको क्या दिखेगा, एक यहाँ पे एनएमआर का इस तरीके से पैटर्न दिखेगा। यहाँ पे एक बड़ी पीक होती है, ये बड़ी पीक मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा। इसे बोला जाता है TMS, टेट्रा मिथाइल सिलेन की ये पीक होती है। ठीक है, ये सारे जितने भी कंपाउंड होंगे आपके सब में देखने को मिलेगी, क्योंकि टेट्रा मिथाइल सिलेन क्या होता है, इस एनएमआर मशीन का इंटरनल स्टैंडर्ड होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, बाद में मैं आपको बताऊंगा इसकी कहानी क्या है। ठीक है, जब मैं इसका न्यूमेरिकल पार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे ये जो P1 कंपाउंड आपने डाला है ना, तो इसके क्या होंगे भाई, इस तरीके से यहाँ पे सिग्नल्स आएंगे। ये लीजिए, कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसके सिग्नल निकल के आएंगे, ये लीजिए। ठीक है, इस तरीके से इसके यहाँ पे क्या होंगे, सिग्नल्स इसके निकल के आएंगे। और ये सिग्नल हमें क्या बताते हैं भाई, यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में डेटा बताते हैं। अब सिमिलरली आप P2 का भी यहाँ पे क्या करोगे, जैसे एक बार आपने P1 डाला, सिमिलरली आप यहाँ पे P2 को भी डालोगे, तो P2 का भी यहाँ पे क्या आएगा, एनएमआर आएगा। ये TMS की पीक है। ठीक है, अब देखो जरूरी नहीं है जैसा इसका यहाँ पे एनएमआर आया वैसा ही यहाँ पे इसका एनएमआर भी यहाँ पे देखने को मिले। मतलब देखो दोनों का नंबर ऑफ सिग्नल यहाँ पे क्या हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें कितने सिग्नल बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि भाई इसमें भी 7 सिग्नल आ जाए, इसमें भी 7 सिग्नल आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होगा, कोई ना कोई यहाँ पे क्या होगा आपका, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर आपको देखने को मिलेगा। वो नंबर ऑफ सिग्नल का नहीं है। तो देखिए जैसे इसकी पोजीशन क्या है, देखो ये स्केल है एक। सपोज करो ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। ये सिग्नल आपका सपोज करो 4 पे है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है भाई ये आपका 3.9 पे ही आए। तो ये जो चीजें हैं ये क्या करती है भाई, डिस्टिंक्शन पैदा करती हैं किन्हीं दो कंपाउंड या मोर देन टू कंपाउंड्स के बीच में। और वहीं से हमें स्ट्रक्चर का क्या मिलता है, आइडिया मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस किस तरीके का सवाल यहाँ पे पूछा जाता है इस स्पेक्ट्रा से। मेनली मैं आपको बताता हूँ, यहां से जो सवाल पूछा जाता है ये पार्ट मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा, पूरा मैथमेटिकल पार्ट होता है। यहां से इस स्पेक्ट्रा से जो जो सवाल पूछे जाते हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। देखिए अभी मैंने आपसे क्या बोला कि आपने क्या डाला भाई, एनएमआर मशीन में डाला कोई कंपाउंड और आपका यहाँ पे क्या आ गया, सिग्नल आ गया इस तरीके से। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या आप देखिए एनएमआर में सिग्नल किसका आ रहा है, ये हर एक न्यूक्लियस का सिग्नल होता है। सबसे पहली चीज आप ये समझिए, जैसे कि मैं आपके सामने ना एक कंपाउंड लिखता हूं, देखो जैसे सपोज करो ये कंपाउंड आपके सामने, इसमें क्या है, ये एक हाइड्रोजन है। ठीक है, यहां पे आपका एक हाइड्रोजन है, तो इसका सिग्नल अलग आता है। इस न्यूक्लियस का, इस हाइड्रोजन न्यूक्लियस का अलग सिग्नल आएगा, इस हाइड्रोजन सिग्नल का अलग न्यूक्लियस आएगा।
सॉरी इस हाइड्रोजन न्यूक्लियस का अलग सिग्नल आएगा। ठीक है, इस तरीके से हर न्यूक्लियस के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या हो सकता है, अलग अलग सिग्नल आ सकता है। लेकिन पहला सवाल ये आता है, क्या जैसे मैंने हाइड्रोजन का सिग्नल यहाँ पे ये देखे, ये दो सिग्नल आए, ठीक है, अभी कैसा है वो हम देखेंगे। लेकिन पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या मैं जैसे कार्बन 12 डाला मैंने, तो कार्बन 12 भी सिग्नल देगा क्या वहां पे, या मैंने हाइड्रोजन डाल दिया, मैंने ड्यूटीरियम डाल दिया, क्या ड्यूटीरियम भी सिग्नल देगा, या फिर मैंने फ्लोरीन डाल दिया, क्या फ्लोरीन सिग्नल देगा, ऑक्सीजन सिस्टीन आपका सिग्नल देगा। सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन सा न्यूक्लियाई आपका एनएमआर एक्टिव होता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि कौन कौन न्यूक्लियाई ऐसा होगा जो इस तरीके का स्पेक्ट्रा शो करेगा, एनएमआर स्पेक्ट्रा शो करेगा, या एनएमआर में एक्टिव न्यूक्लियाई होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन कौन सा आएगा, एनएमआर एक्टिव एंड इनएक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है, अब देखिए जो एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे उनको तो हम एनएमआर में आगे स्टडी करेंगे, और जो बेचारे एनएमआर इनएक्टिव हो जाएंगे उनकी कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी। तो एक लाइन में मैं आपको बता देता हूं कि कौन से न्यूक्लियाई एनएमआर इनएक्टिव होते हैं। ध्यान से देखिएगा, कभी भी आपके सामने कोई एटम, जैसे सपोज करो कोई भी एटम जिसको मैं एक्स से डिनोट करता हूं, इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, दिस इज मास नंबर एंड दिस इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर ध्यान से सुनिए, m आपका क्या है यहां पे, इवन है, एंड n भी आपका क्या है यहां पे, इवन है। अगर ये दोनों ही इवन हो जाएं साथ साथ में, तो उस केस में आपका क्या होता है भाई, यहां पे न्यूक्लियाई क्या होता है, एनएमआर इनएक्टिव होता है। उस केस में क्या होगा, एनएमआर इनएक्टिव होगा। बाकी सारे केसेस में, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, इफ m और n दोनों अगर यहाँ पे क्या है, इवन है, तो आपका ये न्यूक्लियाई क्या होगा, एनएमआर इनएक्टिव होगा। एल्स बचे हुए सारे केस में, अब यहाँ पे सारे के सारे केस आगे आपका न्यूक्लियाई क्या होगा, एल्स न्यूक्लियाई विल बी एनएमआर एक्टिव। इसमें कौन कौन सी कंडीशन आई, n आपका इवन हो सकता है और m आपका क्या हो जाए, ऑड हो जाए, या n आपका क्या हो जाए, ऑड हो जाए, और m आपका क्या हो जाए, इवन हो जाए, या आपका क्या हो सकता है, n आपका ऑड हो जाए और m भी आपका क्या हो जाए, ऑड हो जाए। तो ये सारे के सारे न्यूक्लियाई क्या होते हैं यहाँ पे, एनएमआर एक्टिव होते हैं, ये लीजिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन का जवाब तो आपको यहीं से मिल गया। अब ध्यान से देखो, मैं आपको कुछ न्यूक्लियाई बताता हूँ। जैसे कि ध्यान से देखो 1H एन, जैसा आपका हाइड्रोजन होता है। अब देखो भाई, हाइड्रोजन का देखो मास नंबर तो आपको यहाँ पे दिया है, क्या है, 1 है। एटॉमिक नंबर आपको पता है 1 होता है। इसका मतलब ये क्या है आपका, एनएमआर एक्टिव है, यानी कि ये आपका क्या देगा भाई, एनएमआर में इस तरीके का कोई स्पेक्ट्रम यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, दूसरा मैं आपके सामने लिख देता हूं यहाँ पे 2H, ये लीजिए, ये देखिए 2H का मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन का आपका क्या आइसोटोप है। कौन सा आइसोटोप है, इसी को हम ड्यूटीरियम भी बोल देते हैं। ये लीजिए, आपको पता है एटॉमिक नंबर तो एक ही होगा, एटॉमिक नंबर तो इसका एक ही होगा। तो देखिए यहां पे ये ऑड हो गया। ठीक है, अगर एक भी चीज आपकी ऑड हो गई, एक भी चीज ऑड होगी, तो इसका मतलब न्यूक्लियाई एक्टिव है, तो ये भी क्या हो गया आपका, एक्टिव हो गया। अब यहीं पे मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देखो कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कार्बन ही कार्बन होना है। ठीक है, कार्बन 12, तो देखो भाई कार्बन 12 देखिए, इसका एटॉमिक नंबर होगा 6। अब देखो दोनों, ये भी इवन, ये भी इवन, यानी कि आपका न्यूक्लियाई क्या हो गया यहाँ पे, एनएमआर इनएक्टिव हो गया जनाब। ये क्या हो गया आपका, इनएक्टिव हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका देखो यहाँ पे कार्बन 13, आपने देखा होगा भाई कार्बन के क्या होते हैं यहाँ पे, ऐसे ही कार्बन 14 भी होता है, ये देखो। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एनएमआर इनएक्टिव होगा, कार्बन 14 भी। लेकिन कार्बन 13 में यहाँ पे ये क्या हो गया, देखिए ऑड हो गया, और एक भी चीज अगर ऑड होगी तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, एनएमआर एक्टिव हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपका फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन 19। ठीक है, ये लीजिए, फॉस्फोरस 31। अब ध्यान से देखो, जहां पे आपका
ये ऑड मास आ गया ना तो आपको फिर एटॉमिक नंबर देखना भी नहीं, क्योंकि हमें एक चीज वहां पे ऑड चाहिए। अब ये अगर ऑलरेडी ऑड है तो ये आपका क्या हो गया, एक्टिव हो गया। ये आपका ऑड है तो ये आपका एक्टिव हो गया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे नाइट्रोजन 14 लिख रहा हूं तो इस केस में देखिए ये इवन है, तो आप इवन देखते ही डायरेक्टली ये नहीं बोलोगे इनएक्टिव है, आप क्या बोलोगे, पहले जनाब हम देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर कितना है, देखो 7 है। अब देखो यहाँ पे ये ऑड हो गया, हमें तो कोई एक चीज ऑड चाहिए, ऑड है तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो एक्टिव। आई होप कहानी आपको यहाँ पे पूरी समझ में आई होगी। ऐसे ही देखिए ऑक्सीजन होता है आपका 8 और 16, देखिए दोनों इवन हो गए तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, इनएक्टिव हो गया। अब देखिए इस तरीके का सवाल ना आपका ऑलरेडी पहले पूछ लिया गया है। मैं आपके लिए 2 PYQ लेके आया हूँ रिसेंट के, ये लीजिए भाई आपका ये CSIR जून 2023 में पूछा हुआ है। आपसे ये बोल रहा है देखो अमंग द फॉलोइंग द NMR इनएक्टिव न्यूक्लियस, आपको यहाँ पे इनएक्टिव न्यूक्लियस बताना है, कहानी खत्म। इनएक्टिव हमें बस पता ही इनएक्टिव होना चाहिए। इनएक्टिव होने की खास बात क्या थी, यहाँ पे मास और नंबर, एटॉमिक नंबर दोनों ही क्या होने चाहिए, यहाँ पे इवन होने चाहिए। तो उस केस में ये X क्या होता है आपका, NMR इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव। यहां पे हमने देखा ओ माय गॉड दिस इज ऑड, अगर ये ऑड है इसका मतलब ये क्या है आपका एक्टिव है। यहां पे ये भी ऑड है, मतलब कोई भी एक ऑड हो जाए तो ये भी आपका एक्टिव हो गया। इवन इवन दोनों ही इवन है तो इसका मतलब ये क्या है भाई आपका इनएक्टिव। और इनएक्टिव अगर ये मतलब ये अगर दोनों ही क्या है यहाँ पे मतलब इवन हो गए, दोनों इवन हो गए तो इसका मतलब ये क्या आपका इनएक्टिव। तो इनएक्टिव आपसे पूछा था, सी इज द राइट आंसर, 2 नंबर आपके ये रहे। यहाँ पे ये देखिए ये आपका ऑड है एटॉमिक मास, तो ये भी आपका क्या है एक्टिव है। ठीक है, बस इतना सा आपको पता होना चाहिए था और 2 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले थे। ऐसे ही गेट 2024 में भी आपका ये सवाल पूछा हुआ था, आपसे बोला था या एक MSQ क्वेश्चन है, MSQ है, आपसे बोल रहा है इजार, क्या बोल रहा है देखो अमंग द फॉलोइंग NMR एक्टिव, इस बार एक्टिव पूछा है, पिछले क्वेश्चन में इनएक्टिव पूछा था। अब देखो अगर आपको ये पता है कि देखो भाई अगर यहाँ पे M और N ये दोनों ही, ये भी इवन है ये भी आपका इवन है, अगर दोनों इवन है तो वो क्या होता है आपका इनएक्टिव होता है। बट इसके अलावा कोई भी केस आ जाए, ठीक है, वो आपका ऑड इवन, इवन ऑड या ऑड ऑड, मतलब कोई भी एक चीज अगर ऑड हो गई तो उस केस में वो क्या होते हैं आपके एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं। तो बस अब देख लीजिए यहाँ पे दिस इज इवन और आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो ये हो गया आपका इनएक्टिव। ठीक है, ओहो ऑड, अब तो एटॉमिक नंबर देखना भी नहीं है, एक अगर इनएक्टिव यहाँ पे ऑड हो गया तो इसका मतलब दिस इज एक्टिव। और यही तो आपसे पूछा था कि कौन सा एक्टिव है। अब देखो 2H, अब देखो ये तो आपका इवन है बट आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या है भाई, यहाँ पे 1 है, तो एक भी चीज अगर ऑड होगी तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका एक्टिव हो गया। यस दिस इज एक्टिव। उसके बाद देखो भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, अब देखो दोनों ही यहाँ पे क्या हो गया आपके इवन हो गए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका इनएक्टिव हो गया। ये लीजिए, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या था यहाँ पे, बी एंड सी था। आई होप आपको ये तो यहाँ पे क्लैरिटी आ गई होगी कि कौन सा NMR एक्टिव होता है, कौन सा NMR इनएक्टिव होता है। ठीक है, ये सारी चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है आपके सामने। अब देखो भाई जो पहला क्वेश्चन था वो स्पेक्ट्रा से यही पूछा जाता है कि कौन सा स्पेक्ट्रा देगा, स्पेक्ट्रा देगा मतलब क्या है, NMR एक्टिव कौन सा है। ठीक है, तो हम यहाँ तक पहुंच गए थे, एक बार मैं वापस चलता हूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने जो चीज यहाँ पे बोली थी ना वहीं पे से मैं आगे को स्टार्ट करूंगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्या बोला था, देखिए जो NMR एक्टिव होंगे उनमें तो हम आगे को स्टडी करेंगे, लेकिन जो स्पेक्ट्रा ही नहीं दे रहे, जो NMR इनएक्टिव न्यूक्लियाई है उन्हें आगे पढ़ के हम अब यहाँ से क्या ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनमें कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है नहीं। तो अब यहाँ से आगे को मैं इस स्पेक्ट्रा की बात करता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ हमने जो सैंपल लिया उसमें NMR एक्टिव न्यूक्लियाई था। अब वहां से क्या क्या क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, NMR एक्टिव न्यूक्लियाई है तो वहां पे कोई स्पेक्ट्रा आपको दिखेगा इस तरीके का, तो इस स्पेक्ट्रा से पहला क्वेश्चन ये हमने पढ़ लिया है। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ये रहा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है भाई, देखो सपोज करो यही मैं आपके सामने एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, ये स्पेक्ट्रा आपके सामने, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन आता है ना वो होता है यहाँ पे नंबर
ऑफ सिग्नल का, ठीक है, कितने नंबर ऑफ सिग्नल होंगे, अब ध्यान से देखिए, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्नल मतलब क्या है, देखो जैसे एक सिग्नल ये हो गया, दो दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सिग्नल आपको देखने को मिल रहा है। अब देखो ये मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 1H NMR की। जब मैं आपसे 1H NMR की बात करूंगा ना, तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन के ही आपको सिग्नल देखने को मिलेंगे, बाकी और किसी भी, भले ही वो एक्टिव न्यूक्लियाई हो, उसका सिग्नल आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे टेक्निक होती है, ठीक है, पल्स टेक्निक होती है, तो उसमें हम क्या कर देते हैं, इरेडिएट कर देते हैं बाकी एक्टिव न्यूक्लियाई को। इसका मतलब क्या होता है आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्या होता है आपका ये NMR पल्स बोलते हैं, और उसमें आपका ये टर्म मेरे को एक्चुअल में याद नहीं आ रहा है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एनएमआर पल्स यहाँ पे क्रिएट की जाती है, ठीक है। एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप इरेडिएट करते हो तो क्या होता है वो बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे बोला ना दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट और दूसरा यहाँ पे ये स्पेक्ट्रा जो जनरेट हुआ है आपका, इससे मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको इसको पहले करा रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, तो यहां पे मैंने आपसे बोला कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 1H NMR, और इसी के साथ आपके सारे के सारे जितने भी एक्टिव न्यूक्लियर वाला केस है वो सब यहीं पे से आपके क्लियर हो जाएंगे। वो कैसे होंगे आप ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल CH4 की। अब देखो भाई CH4 में अगर आप देखोगे आपके पास क्या है, यहाँ पे चार यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन ये चारों हाइड्रोजन्स क्या है ना, एक ही तरीके का इनका केमिकल इन्वायरमेंट है। ध्यान से देखिए, ये भी इसी कार्बन से जुड़ा है, ये भी, ये भी, ये भी। तो इन चारों का क्या होता है, एक सिग्नल आपको ऐसा यहाँ पे देखने को मिलता है, ये लीजिए, ये रहा भाई आपका इसका NMR स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब देखो दूसरा यहाँ पे थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, मैं दूसरे मॉलिक्यूल की ओर बढ़ता हूँ, ये रहा आपका CH3, ये रहा आपका CH3, यानी कि इथेन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, इस केस में अगर आप देखोगे ना, आपके पास यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, लेकिन ध्यान से देखो, जैसे ये वाला हाइड्रोजन है ये कार्बन से जुड़ा है, ये भी कार्बन से जुड़ा है, इसी ये भी इसी कार्बन से जुड़ा है, तो ये तीनों तो क्या है, एक ही तरीके के। इन तीनों का आप क्या बोलोगे, एक ही सिग्नल यहाँ पे आएगा। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो कार्बन है ना, ये जो हाइड्रोजन है, ये इस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। ये वाला क्या है, इस कार्बन से जुड़ा है, और ये वाला क्या है, यहाँ पे इस कार्बन से जुड़ा है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो कार्बन है यहाँ पे, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंट कार्बन है। इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, देखो आप अगर ध्यान से देखोगे ना, ये देखो ये वाले कार्बन का इन्वायरमेंट क्या है, 3 हाइड्रोजन है इसके पास और एक यहाँ पे कार्बन है, एक कार्बन है, ठीक है। और इस कार्बन को जब आप देखोगे, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन। तो इन दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट सेम है। अगर इनका केमिकल इन्वायरमेंट सेम है तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल हो जाएंगे। अगर ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल है तो इन पे लगे ये प्रोटॉन भी सारे क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। और अगर आइडेंटिकल हो गए ना, तो यहाँ पे इन तीनों का भी जो सिग्नल आएगा वो इसके साथ मर्ज कर जाएगा। तो इस केस में इसका भी आपको एक ही सिग्नल देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपका स्पेक्ट्रा इथेन का भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। हालांकि NMR से अगर मिक्सचर दिया जाए तो वहां पे आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, क्योंकि कुछ पीक इंटीग्रल नाम की चीज होती है जो हम बाद में देखेंगे, उससे आप इन्हें यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर लोगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने क्या बोला कि ये दोनों क्या है, यहाँ पे केमिकली इक्विवेलेंट है, ठीक है। केमिकली इक्विवेलेंट है, बार बार हम कनेक्टिविटी चेक नहीं करेंगे, हम चेक कर लेंगे डायरेक्टली POS। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में POS है, POS से रिफ्लेक्ट होने वाली जो एंटिटीज होंगी, जो एटम्स होंगे, जो ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे, वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, या केमिकली क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, एक यहाँ पे मैं आपका ये मॉलिक्यूल लेता हूं, CH2, यहाँ पे CH3, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या है आपका, ये देखो भाई, इसमें एक POS यहाँ पे लाई कर रही है, ये CH3 इस CH3 को यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कार्बन यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो इसका जो सिग्नल आएगा, इसका और इसका क्या आएगा, देखो दोनों केमिकली इक्विवेलेंट हो गए, POS है, POS से दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट हो गए, तो इन दोनों का आपका एक सिग्नल आ गया, ठीक है।
और इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक दूसरा सिग्नल आ जाएगा। तो इसमें आपके नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। ये लीजिए 2 नंबर ऑफ सिग्नल यहाँ पे आपके हो गए। वेरी क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखिए इन 6 हाइड्रोजन्स का, इन 6 हाइड्रोजन का 3 और 3 6 हाइड्रोजन का आपका ये सिग्नल आया, और यहाँ पे इन दोनों हाइड्रोजन्स का एक ही सिग्नल आएगा, क्योंकि दोनों का यहाँ पे कनेक्शन आप देखोगे ना, देखो इस कार्बन से जुड़ा है, ये लीजिए, ये भी इस कार्बन जुड़ा है, इसके एनवायरनमेंट में CH3 है, इसके एनवायरनमेंट में भी CH3 है, तो केमिकल एनवायरनमेंट दोनों का सेम है। तो ये भी क्या आएगा आपका, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ये 6 हाइड्रोजन का, 2 हाइड्रोजन का पीक क्या आएगा, छोटा है, क्योंकि 6 हाइड्रोजन का बड़ा ही पीक आएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, क्यों होगा ये भी डिस्कस करेंगे। तो ये 2 हाइड्रोजन का ये वाला पीक आपको देखने को मिल गया। तो कुल मिला के ये 2 पीक तो आपको दिखे, पोजीशन की बात बाद में करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो गया, अब यहाँ पे 2 सिग्नल हो गए, ये लीजिए। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई यहाँ पे मैं आपका एक कंपाउंड लिख लेता हूँ CH3, एक लिख लेता हूँ CH2, यहाँ पे CO, CH3, और ये रहा आपका CH3। इसको मैं CH2 लिखना पसंद करूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बस एक थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ, CH2, और ये रहा आपका CH3। इन दोनों स्ट्रक्चर्स में ना एक कमाल की बात है, देखो जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है, देखो इसमें आपका यहाँ पे एक POS लाई कर रहा है। अगर POS लाई करेगा तो ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर एक दूसरे को रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर, ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका और इसका यहाँ पे एक पीक आएगा, ये लीजिए, और इसका यहाँ पे एक पीक आएगा, ये लीजिए। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सिग्नल, पीक नहीं सॉरी सिग्नल्स, इसमें नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे, 2 होगी। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब इस केस में देखो, आप अगर यहाँ पे यही POS लगाने जाओगे ना, तो ध्यान से देखो, इस CH2 के सामने क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। तो क्या CH2 और ऑक्सीजन इक्विवेलेंट होते हैं, नो। इसका मतलब इसमें POS एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब अगर POS एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ध्यान से देखो, इसका आपका एक सिग्नल आ गया इन 3 हाइड्रोजन का, इसका आपका एक सिग्नल आ जाएगा इन 2 हाइड्रोजन का, ये देखिए इन 2 हाइड्रोजन का आपका एक सिग्नल आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, इन दोनों का डिफरेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन एक और किससे जुड़ा है, CH3 से, और दूसरी ओर कार्बोनिल से। यहाँ पे ये एक और तो CH3 से, लेकिन दूसरी ओर ऑक्सीजन से। कनेक्टिविटी डिफरेंट है कार्बन की, तो उन पे लेके प्रोटॉन्स की भी कनेक्टिविटी क्या होगी, एक हिसाब से डिफरेंट ही होगी, ठीक है। अब देखो ये CH3 और ये CH3 क्या होंगे भाई, यहाँ पे इक्विवेलेंट बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये CH3 उस CH2 से कनेक्टेड है जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, यहाँ पे वाला CH3 उस CH2 से कनेक्टेड है जो कार्बोनिल से कनेक्टेड है। यानी कि इसका भी आपका क्या आएगा, एक डिफरेंट सिग्नल आ जाएगा। टोटल सिग्नल ऑफ, मतलब मैं ध्यान से सुनिए, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्रोटोन NMR की बात कर रहा हूँ, प्रोटोन की, ठीक है। तो प्रोटोन NMR में इसके कितने सिग्नल आ गए, 1 2 3 4। तो प्रोटोन NMR में इसके नंबर ऑफ सिग्नल कितने होगी, 4 होगी। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब देखो ऐसे ही एक स्पेक्ट्रा होता है, देखिए यहाँ पे मैंने अभी तक किसकी बात की, 1H NMR की बात की। अब ऐसे ही क्या होता है ना आपका 13C, देखो 13C। अब आपको पता है भाई, देखो दिस इज इवन बट दिस इज ऑड। तो 13C क्या होता है आपका, NMR एक्टिव होता है, और NMR एक्टिव होगा ना, तो आप क्या बोलोगे जनाब, यहाँ पे अगर हम इसका 13C में स्पेक्ट्रा देखेंगे, वैसे आप बोलोगे यार कार्बन का तो 12 वाला ही आइसोटोप अबंडेंट होता है, लेकिन थोड़ा बहुत क्या होता है 13 वाला होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे छोटे सिग्नल देखने को मिलते हैं 1H के रिस्पेक्ट में। तो इसका क्या होगा, 13C में एक सिग्नल इसका भी आपको देखने को मिलेगा, ये लीजिए। यहाँ पे देखिए आपका POS हो गया, दोनों कार्बन आपके सेम है, दोनों कार्बन अगर सेम है तो 13C में इसका भी आपको एक ही सिग्नल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये दोनों कार्बन इक्विवेलेंट थे और ये आपका अलग था, तो यहाँ पे 13C में भी इसका क्या होगा, इसके यहाँ पे 2 सिग्नल आपको देखने को मिलेंगे, एक ये CH3 वालों का और एक ये CH2 का। ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब इतनी कहानी मैंने आपको इसलिए बताई, यहाँ पे से थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस केस में देखिए, जब आप इसका, ये तो 1H में था,
जब आप इसका 13C में देखने जाओगे ना, 13C स्पेक्ट्रा में, तो वहां पे क्या होगा देखो। अब ध्यान से देखो, हमने क्या बोला, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एक जैसा है, तो इन दोनों का आपका 13C में भी क्या आ जाएगा, एक सिग्नल आ जाएगा। वैसे ही इन दोनों का भी क्या आ जाएगा, एक सिग्नल आ जाएगा। लेकिन ये बीच में जो कार्बोनिल है ना, यहाँ पे प्रोटोन एनएमआर में तो इसलिए नहीं आता क्योंकि इसके पास प्रोटोन था ही नहीं। अब जब प्रोटोन ही नहीं है, तो जब प्रोटोन न्यूक्लियाई है ही नहीं, मतलब हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है ही नहीं, तो उसका सिग्नल कहाँ से दिखेगा, यहाँ पे वाले में। ठीक है, लेकिन कार्बन 13 तो है, तो कार्बन 13 है तो एक सिग्नल आपको इसका यहाँ पे देखने को मिलेगा। टोटल सिग्नल कितने हो गए, 1 2 3। टोटल सिग्नल कितने हो जाएंगे यहाँ पे 13C में, इसके 3 सिग्नल आपको देखने को मिलेंगे। सिमिलरली जब आप यहाँ पे देखने जाओगे, ये अलग तरीके का था, ये अलग तरीके का, अलग अलग अलग। तो टोटल 13C में कितने सिग्नल हो गए, 1 2 3 4 5। 13C में कितने सिग्नल हो गए भाई, इसके यहाँ पे 5 सिग्नल हो गए, ये लीजिए। अब देखिए इसी तरीके से नंबर ऑफ सिग्नल का ना क्वेश्चन नेट में जम जम के पूछता है, लेकिन वो इतना इजी नहीं पूछता है। ठीक है, ये मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, इतना इजी क्वेश्चन आपसे वो कभी नहीं पूछेगा। थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ टोपोसिटी डिस्कस की थी, तो उस टोपोसिटी का थोड़ा सा फायदा उठा लेते हैं भाई, जब पढ़ रखी है तो। देखिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे से अब मैं आपको कंसेप्ट ऑफ टोपोसिटी इन एनएमआर। देखिए कभी भी ना जो इनेंशियोटॉपिक ग्रुप्स होंगे, उनका क्या होगा, एनएमआर में सेम सिग्नल दिखेगा। ठीक है, सिग्नल। और जो डायास्टीरियोटॉपिक होंगे, डायस्टीरियोट्रॉपिक ग्रुप होंगे, उनका एनएमआर में क्या होगा भाई, यहाँ पे डिफरेंट सिग्नल देखने को मिलेगा। ये फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट सिग्नल। ठीक है, जिसने अभी तक टोपोसिटी की वीडियो नहीं देखी है, प्लीज टोपोसिटी को पढ़िए भाई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको यहाँ पे से समझ में भी आ जाएगा। अब कई लोग बोलेंगे कि होमोटॉपिक प्रोटोन का क्या होगा, होमोटॉपिक मतलब होता ही आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल का तो अभी तक मैं बोलते बोलते थक गया कि उनका एक ही सिग्नल आएगा। ठीक है, उनका सेम मतलब सेम सिग्नल आएगा, एक बोलना सही नहीं है, उनका सेम सिग्नल आएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए भाई, सपोज करो इथाइल, ये रहा आपका मिथाइल, और ये रहा आपका एक हाइड्रोजन, ये रहा आपका दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, ये लीजिए। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ये दोनों जो हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे क्या है, इनेंशियोटॉपिक है। क्या है, इनांशियोटॉपिक है। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया इनेंशियोटॉपिक ग्रुप्स, अब वो प्रोटोन हो, मिथाइल हो, कुछ भी हो, उनका क्या आएगा यहाँ पे, सेम सिग्नल आपको एनएमआर में देखने को मिलेगा, इनेंशियोटॉपिक ग्रुप्स का। ठीक है, अब यहाँ पे से देखिए, अगर ये इनेंशियोटॉपिक हैं तो इन दोनों का क्या आएगा यहाँ पे, सेम सिग्नल, यानी कि इन दोनों की वजह से क्या आएगा, एनएमआर में एक सिग्नल आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ये लीजिए, खत्म। इस मिथाइल पे जो तीनों हाइड्रोजन है, उनकी वजह से आपको एक सिग्नल देखने को मिलेगा, ये लीजिए। और इथाइल का मतलब क्या होता है, CH2 CH3, इसकी वजह से आपको एक सिग्नल देखने को मिलेगा, और इसकी वजह से आपको एक सिग्नल देखने को मिलेगा। तो टोटल इस कंपाउंड में सिग्नल आप कितने लिख दोगे, 4। और जैसे ही आप यहाँ पे 4 लिखोगे जनाब, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। ऐसा क्यों होगा ना, क्योंकि एक ही फंडा गेम में काम नहीं करेगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आपका इथाइल का मतलब होता है CH3 CH2, फिर यहाँ पे CH2, ये लीजिए CH3। ठीक है, ये लीजिए, आपको इतना यहाँ पे दिखा होगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इथाइल CH3 CH2, ये CH2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और CH3 मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो इसमें है POS। ठीक है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एक जैसा है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एक जैसा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसकी वजह से जो इन दोनों की वजह से एक सिग्नल आएगा, ये लीजिए, और इन दोनों की वजह से क्या आएगा, देखो ये दोनों कार्बन एक जैसे हैं, तो इसकी वजह से देखो एक सिग्नल ये आया, और इन दोनों की वजह से भी क्या आएगा, देखो यहाँ पे जो एक सिग्नल आएगा वो इसके ऊपर मर्ज कर जाएगा, और इन दोनों से कंबाइन होकर आपका एक सिंगल सिग्नल बनेगा। क्यों मर्ज हुआ, क्योंकि ये दोनों जो प्रोटोन है ना जनाब, ये क्या है,
इनएंशियोटॉपिक हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको बता भी दिया है। ठीक है, ये दोनों क्या है यहाँ पे इनएंशियोटॉपिक है, जिसकी वजह से इसका एक सिग्नल आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, ये दो सिग्नल आपस में मर्ज होकर एक सिग्नल दे देंगे। और यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये डायस्टीरियोटॉपिक वाला भी एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए भाई CS3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ OCS3। ठीक है, ये लीजिए, हाँ ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे जब आपसे पूछ लिया जाए कि इस कंपाउंड में कितने सिग्नल आएंगे, तो ध्यान से देखो, इस कंपाउंड को मैं लिखूंगा कुछ ऐसे, CS3, फ्रंट में है आपका O, और इस पे क्या लगाया जनाब, इस पे भी तो CS3 लगाया, ये लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे डैश पे एक हाइड्रोजन भी है, ये लो। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन, एक वेज पे है, एक आपका डैश पे है, ये लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्चुअल में है क्या ना, देखो ये दोनों प्रोटॉन जो हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा, ये दोनों क्या है यहाँ पे डायस्टीरियोटॉपिक है, डायस्टीरियोटॉपिक है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक तो कोई पीओएस नहीं है, पहली बात पीओएस नहीं है, तो सब क्या है यहाँ पे अलग अलग तरीके के सेंटर है। तो इनका क्या आएगा, इन 3 हाइड्रोजन का एक सिग्नल आपको इनका देखने को मिलेगा, इन 3 हाइड्रोजन का आपको एक सिग्नल देखने को मिलेगा, इस हाइड्रोजन का भी आपको एक सिग्नल देखने को मिलेगा, ये लीजिए। ये दोनों क्या है डायस्टीरियोटॉपिक है, तो इसका एक सिग्नल, इसका एक सिग्नल, जो कि मर्ज नहीं होगा, अलग सेपरेट दिखेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन का क्या आता है, अलग अलग सिग्नल NMR में देखने को मिलता है, जो कि आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। और ये 3 हाइड्रोजन का क्या दिखेगा, आपको एक सिग्नल ऐसे दिखेगा। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल जब आपसे पूछ ले प्रोटॉन NMR में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल है 6 1H NMR में। और वहीं पे 13C में पूछ लेगा, तो 13C में तो कोई दुविधा है ही नहीं, 1 2 3 4 और 5, तो 13C में क्या हो गया, यहाँ पे 13C में आपको 5 सिग्नल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। दिस इज सुपर इजी। अब देखिए इसी तरीके के फंडे आपसे ना एग्जाम में वो जम जम के पूछता है। कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर से कराता हूँ। एक तो देखो भाई, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, आपसे बोल रहा है भाई बताओ नंबर ऑफ पीक्स एग्जिबिटेड बाई टी, ये है टी। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम टी है, टी इन ब्रॉडबैंड प्रोटोन डिकपल्ड 13C NMR स्पेक्ट्रम। ठीक है, पूरा टर्म भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी वो जिस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना, वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो आपसे कुल मिला के बोल रहा है कि 13C NMR में, मतलब कार्बन वाले NMR में, 13C वाले NMR में यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सिग्नल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कितने नंबर ऑफ पीक्स आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है भाई, यहाँ पे क्या इसमें कोई पीओएस एग्जिस्ट कर रही है। आप देखोगे तो इसमें बिल्कुल, ये देखिए आपकी एक पीओएस, यहां पे देखो आपकी एक पीओएस ये रही। ठीक है, ये पीओएस आपको दिखी, तो यहां पे से आप क्या बोलोगे, देखिए ये जो कार्बन है जनाब, ये इसकी तरह दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब ये आइडेंटिकल होगी। उसी तरीके से ये वाला जो कार्बन है वो इसकी तरह है, ये वाला जो कार्बन है वो इसकी तरह है, ये वाला जो कार्बन है वो इसकी तरह है। सिमिलरली ये मिथाइल के जो हाइड्रोजन होंगे वो इसकी तरह है, ये वाला जो कार्बन है वो इसकी तरह है, ये वाला जो कार्बन है वो इसकी तरह है। तो जब आप इतना सब कुछ देख, अच्छा कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई है। देखो हमसे यहाँ पे 13C में पूछा हुआ है, तो ये देखिए ये भी तो कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है बट इसके पास कार्बन तो है यहाँ पे, तो ये दोनों कार्बन क्या होंगे यहाँ पे, एक जैसे होंगे। तो अगर आपने ये पीओएस देख ली, तो इधर का मॉलिक्यूल चुपचाप हटा दो। ठीक है, इधर का पार्ट जो है मॉलिक्यूल का हटा दो, इसको देखना बंद करो, सिर्फ उधर का देखो। अब क्या इसमें फिर से कोई पीओएस है, कोई पीओएस अब आप यहाँ पे नहीं देख रहे होगे, तो इसका मतलब इसमें सिग्नल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे इसमें 13C में कितने सिग्नल आ जाएंगे, 8 सिग्नल आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, गेट 2022 में आपका आया हुआ है। अब एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं भाई, जब डिस्कस कर ही रहे हैं।
इस क्वेश्चन को करते हैं, इसको पहले कर लेते हैं। देखिए ये आपका CSIR नेट सितंबर, ये नेट में पूछा हुआ है, ठीक है। सितंबर में जनरली एग्जाम नहीं होता, लेकिन 2022 में आपके 3 एग्जाम हुए थे, तो एक आपका सितंबर में भी हुआ था, ठीक है। अब देखो इसमें आपसे क्या पूछा है, देखो अगेन इसमें आपसे नंबर ऑफ सिग्नल ऑब्जर्व इन प्रोटोन डिकपल्ड 13 CNMR में, यानी कि कार्बन के आपको यहाँ पे सिग्नल बताने कि कितने टाइप के कार्बन यहाँ पे हैं। अब देखो भाई इस कंपाउंड को अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें क्या है ना, यहाँ पे देखो ये रहा। ये देखिए एक POS आपको ऐसे दिखेगी, ठीक है, ये लीजिए। तो अगर आप इतना समझ गए हो तो इधर का पोर्शन अब आप यहां से हटा दो, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। क्या इसमें कोई और POS है? तो बिल्कुल, अगर मैं आपको यहाँ पे ध्यान से दिखाऊं ना, तो देखो ये भी तो आपकी POS है, ये लो, ये भी आपका एक POS है। सिमिलरली ये भी आपका एक POS है, सिमिलरली ये भी आपका एक POS है, ये लो भाई। तो और एक POS आपकी ये रही, देखो, ठीक है। कुल मिला के ना यहाँ पे देखो, ये जो सेंटर वाली 5 मेंबर की जो रिंग है, इसके हर कार्बन से एक POS यहाँ पे जा रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुल मिला के देखो, आपको कितना पोर्शन देखना है यहाँ पे, ये जो इतना पोर्शन आया देखो, ठीक है, इतने पोर्शन पे आपको गौर फरमाना है। इसमें देखिए एक कार्बन, एक सिग्नल ये आ गया, एक सिग्नल आपका ये आ गया, एक सिग्नल ये आ गया। इनको मैं अलग अलग कलर से दिखा देता हूँ, जिसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। एक ये रेड से दिखा दिया मैंने, एक मैं यहाँ पे ऑरेंज से ही दिखाता हूँ, और एक मैं यहाँ पे आपको ये ब्लैक कलर से दिखाता हूँ, ठीक है। ये लीजिए, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं कैसे बोल रहा हूँ कि इसमें सिर्फ ये 3 ही सिग्नल आपको देखने को मिलेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऐसे 3 हो गया। कैसे है देखो, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे POS से ये चीज समझ में आई भी होगी, और अगर नहीं आई है ना, ध्यान से देखो भाई ये कंपाउंड आपका कैसा दिख रहा था। ये कुछ ऐसा कंपाउंड है, देखो, ठीक है। ये लीजिए, इसके बाद यहाँ पे आपकी एक 6 मेंबर की रिंग, ठीक है, यहाँ पे आपकी एक 6 मेंबर की रिंग, ये हो थोड़ा ड्रॉ होने में मेरे से यार ड्रॉ नहीं हो रहा है, कर लेता हूँ, चलो आपके लिए ये भी कर लूँगा मैं। हम्म, अच्छा ठीक है। यार इसको हटा लेता हूँ ना यार, सबसे बेस्ट चीज़ है, समझाना ही तो है आपको, ठीक है। ये लीजिए, इसको मैं यहाँ से ऐसे हटा लेता हूँ। देखो सबसे पहले समझिए, ये जितने भी कार्बन है ना, देखो ये सारे के सारे क्या हैं, एक तरीके के हैं, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी कार्बन है, देखो ये वाले, ये सारे के सारे क्या है, यहाँ पे एक तरीके के कार्बन है, ठीक है। और उसके बाद जो बचे हुए ये कार्बन है ना, देखिए ये वाले जो कार्बन है, ये सारे के सारे क्या है, एक तरीके के कार्बन है। अब मैंने ये कैसे पता लगाया कि ये एक जैसे हैं? ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें POS, सबसे पहले मैं आपको ये वाला POS दिखा देता हूं भाई, देखो ये देखो, ये POS देखते ही आप ये तो समझ गए हो कि इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन आइडेंटिकल है। सिमिलरली अब इधर के पोर्शन को हम भूल जाते हैं, इधर के पोर्शन को हम भूल जाते हैं, इधर से हमें कोई मतलब नहीं इधर वाले से, लेकिन हम बाकी POS इस मॉलिक्यूल में चेक कर लेते हैं। देखो सिमिलरली ये POS आपको दिखेगा यहां से, सिमिलरली ये POS आपको दिखेगा, ठीक है। जब आप इस POS को देखोगे तो आप क्या बोलोगे, ये ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले से अलग हो गया। तो पहले वाले POS से हमने क्या बोला था कि राइट वाला पोर्शन हटा दो, इससे हमें कोई मतलब नहीं था। अब ये वाली POS से हम बोल रहे हैं नीचे वाले पोर्शन से भी हमें मतलब नहीं। हमारा इंटरेस्ट का पोर्शन कितना रह गया, सिर्फ ये पोर्शन रह गया, देखो इधर वाला है जो आपका किसमें नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वाला जो पोर्शन है, वो आपका यहाँ पे इंटरेस्ट का पार्ट रह गया। लेकिन इसमें आप जब फर्दर देखोगे, आपको यहाँ पे एक और POS देखने को मिलेगी जनाब, ये ध्यान से देखिए। ये क्या आपको एक और POS यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है? इसको मैं तो
ये देखिए इस मॉलिक्यूल में ये भी आपकी एक पीओएस है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि अब देखिए इधर का पोर्शन हमने हटा दिया था, ठीक है, इधर का तो पूरा पोर्शन हटा दिया, इधर वाले से कोई मतलब नहीं, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, हमारा इंटरेस्ट का सिर्फ इतना पोर्शन रह गया था। इसमें भी हमारा देखो एक पोर्शन ये आ गया, एक पोर्शन आपका ये आ गया, ठीक है। आप बोलोगे यार दो अलग अलग तरीके के पोर्शन आ गया, लेकिन एक और पीओएस आपको यहां से देखनी पड़ेगी कि बहुत सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। देखो तो अब यहां पे देखो आप भले ही ये वाला पोर्शन देख लो, ये देखिए ये, या आप ये वाला पोर्शन देख लो, या आप कोई भी देखो लाइन से लेके यहां तक का आप कोई सा भी, ठीक है। इसमें ये वाली पीओएस अभी आपकी छूट रही है, ये वाली पीओएस आपकी छूट रही है अभी, ठीक है। तो यहां तक का आप कोई सा भी पोर्शन देख लो, या फिर आप ये वाला पोर्शन देख लो, देखो सब में आपको क्या दिखेंगे, 3 कार्बन दिखेंगे जो कि इक्विवेलेंट होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल क्या हो जाएंगे यहाँ पे आपके 3 हो जाएंगे, ठीक है। और कितने देखो 5 कार्बन आपके एक तरीके के, उसके अलावा बचे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन भी आपके एक तरीके के, 1 2 3 4 5, यस। और 2 2 4 2 6 2 8 2 10 कार्बन आपके एक तरीके के, ठीक है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे क्या है, टोटल 3 सिग्नल आपको देखने को मिले। थोड़ा सा क्या था, विजुअलाइज करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली चलोगे तो बहुत इजीली ये हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ जो रिसेंटली पूछा गया है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन एनएमआर से 1H एनएमआर में आपसे बोल रहा है कि बताइए जनाब कितने नंबर ऑफ यहाँ पे सिग्नल आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से देखो, इसमें अगर आप देखोगे ना, आपको यहाँ पे एक पीओएस सबसे पहले तो ये देखने को मिल जाएगी, ये लो जी, आई थिंक ये यहाँ पे आई थिंक ये यहाँ पे सबको यहाँ पे दिख रही होगी ये पीओएस। इस पीओएस के होने से हुआ क्या ना, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप आपस में आइडेंटिकल हो गए, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन आपस में आइडेंटिकल हो गए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको दिखा होगा कि इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन एक जैसा हो गया। अब यहाँ पे से आपको इधर का पोर्शन चेक करना ही नहीं है, इसको हटा दो, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ ये लेफ्ट वाले पोर्शन से। इसमें देखो इन तीनों का एक सिग्नल आ जाएगा, ये 3 हाइड्रोजन का एक सिग्नल, इसकी कनेक्टिविटी अलग है तो एक सिग्नल इसका आ गया, और एक सिग्नल आपका क्या होगा, इन तीनों का भी आ जाएगा, ये लीजिए एक सिग्नल आपका इसका आ गया। आप बोलोगे जनाब इसका इन तीनों का और इन तीनों का तो एक जैसा है क्योंकि बगल में कार्बोनिल है, लेकिन ध्यान से देखिए इस कार्बोनिल के बगल पे क्या है, ऑर्थो पे ब्रोमीन है, इसके पैरा पे ब्रोमीन है, तो दोनों का इन्वायरमेंट, केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है आपका इन ये इस तरीके के आपको 3 सिग्नल प्रोटॉन एनएमआर में देखने को मिले, ठीक है। ये लीजिए कार्बन 13 में अगर आपसे पूछ लेता, ठीक है, अगर यहीं पे यही क्वेश्चन आपसे कार्बन 13 में पूछ लिया जाता, तो देखो पीओएस आपने पहचान ली, इधर का पोर्शन आपका हट गया, लेकिन अभी भी इधर का पोर्शन तो है, इसका एक सिग्नल आएगा, इसका एक सिग्नल आएगा, इसका एक आएगा, इसका एक आएगा, इसका एक आएगा, इसका एक आएगा, और ध्यान से देखो इसका और इसका भी आपको एक सिग्नल देखने को मिलेगा। टोटल कितने सिग्नल हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 13 सीमा आपको यहाँ पे 8 सिग्नल इस केस में देखने को मिल जाएंगे। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते, कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगा। ओके हाँ, ये देखो भाई, ये थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोला है नंबर ऑफ सिग्नल्स एक्सपेक्टेड फॉर द गिवन कंपाउंड, ये कंपाउंड आपके सामने लिखा है, आपसे बोल रहा है बताइए जनाब 1H और 13C NMR स्पेक्ट्रा में कितने कितने सिग्नल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब देखो कंपाउंड ना थोड़ा सा सिंपल सा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें यहाँ पे क्या है, देखो ये कुछ इस तरीके से है, ये लो यहाँ पे Cl। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसमें एक पीओएस यहाँ पे लाई कर रही है, पीओएस में आपको कुछ इस ब्लैक कलर से दिखाता हूँ, देखो पीओएस यहाँ पे इसके अलोंग यहाँ पे लाई कर रही है, देखो ये रही, ठीक है। जो और यहाँ पे से इसको ऐसे उठा देता हूँ मैं, इसको ऐसे उठा देता हूँ, ये लो जी, ये लो। इस पीओएस से हो क्या रहा है ना, ये क्लोरीन आपका क्या हो रहा है, कट रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये कट गया, इससे हुआ क्या, जो इस प्लेन के आगे का पार्ट था, इस पोर्शन से आगे वाला पार्ट है,
ये एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, पीछे वाले पार्ट के, पीछे वाले पार्ट के, ठीक है, जो रेड से आपको दिख रहा होगा। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे कार्बन वाले देख लेते हैं। तो देखो कार्बन का कितना हो जाएगा, एक सिग्नल इसका आ जाएगा 1, दूसरा इसका आ जाएगा 2, तीसरा इसका आ जाएगा 3, चौथा इसका आ जाएगा 4 और पांचवा इसका आ जाएगा 5। तो कार्बन में तो मेरे को यहाँ पे कितने दिख रहे हैं भाई, 5 सिग्नल देखने को मिल रहे हैं। 13 सी में आपके कितना आ गया, 5 सिग्नल आ गए। ये लीजिए 13 सी में यहाँ पे आपको 5 सिग्नल देखने को मिलेंगे। अब एक बार 1H की बात कर लेते हैं, 1H में कितने सिग्नल देखने को मिलेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो इसके पास दो प्रोटॉन है, ठीक है, मैं इनको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, चलो इससे ही देख लेते हैं। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड फॉर्म करके, 1 2 3 4। जब इसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड फॉर्म करके, तो इसके बाद आप कोई प्रोटॉन, मतलब कोई बॉन्ड बचेगा नहीं प्रोटॉन बनाने के लिए, तो यहाँ पे कोई प्रोटॉन है नहीं। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये लीजिए। अब देखो भाई इसमें मैच करोगे ना, तो आपको यहाँ पे 3 तरीके के प्रोटॉन दिख रहे हैं, लेकिन इसमें 3 ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ध्यान से देखिए, ये वाला प्रोटॉन और ये वाला प्रोटॉन, ये दोनों क्या है भाई, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डायास्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन है। क्यों है, क्योंकि इसका केमिकल इन्वायरमेंट देखो, इसके सामने क्या आ रहा है, यहाँ पे ये 2 क्लोरीन वाला, इसके सामने क्या आ रहा है, यहाँ पे नीचे की ओर एम्प्टी स्पेस आ रहा है। सिमिलरली ये ऊपर वाले के सामने यहाँ पे ये आएंगे और नीचे वाले के सामने एम्प्टी स्पेस होगा, तो ये दोनों भी क्या हो गया, यहाँ पे डायास्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन हो जाएंगे। और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, देखिए इसके सामने ऊपर ये रिंग आ रही, नीचे क्या है भाई, इसके सामने खाली है, तो यहाँ पे ये भी क्या होगी, डायास्टीरियोटॉपिक होगी। तो एक सिग्नल आपका इसका आ जाएगा, दूसरा आपका इसका आ जाएगा, तीसरा आपका इसका आ जाएगा, चौथा इसका आ जाएगा, पांचवा इसका, छठा इसका, क्योंकि डायास्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन क्या करते हैं भाई, डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। तो इसमें यही टोपोसिटी का कमाल था। अगर आपको टोपोसिटी आती तो आप इजीली क्या बोल देते, 1H में 6 सिग्नल और 13C में 5 सिग्नल। ये था इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये तो रिएक्शन का है, इसको बाद में करेंगे। ये है भाई आपका, इसमें आपसे बोल रहे हैं नंबर ऑफ 1H NMR सिग्नल ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इसको भी एक बार डिस्कस करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा आपको विजुअलाइज कराता हूं पहले कि ये एग्जिस्ट कैसे कर रहा है। देखो भाई, आपकी यहाँ पे एक 5 मेंबर की रिंग है, ठीक है, इस तरीके से, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये लो, ठीक है, ये लीजिए। इस 5 मेंबर की रिंग में यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ऊपर की ओर लगा है, हाइड्रोजन नीचे की ओर लगा है, हाइड्रोजन ऊपर की ओर लगा है, हाइड्रोजन नीचे की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे इस कार्बन पे देखो, ये बीच वाला कार्बन ना, इस पे अब थोड़ा मैं मान लेता हूं भाई कि ये मिथाइल आपकी क्या है, ऊपर की ओर लगी है। ये लो भाई, मिथाइल ऊपर लगा दी मैंने, CH3, और नीचे की ओर यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, आपका ये रिंग लगा दिया, ये लो, इस तरीके से। ओहो, ठीक है, ये लीजिए, इस पे 2 CH3 हैं ऐसे, और इधर क्या आ गया आपका CO, और इधर आ गया OCH3। ये लीजिए, ये कंपाउंड आपका कुछ ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इसमें क्या है ना, यहाँ पे एक POS लाई कर रही है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसमें POS दिखाता हूँ, जो कि इस बॉन्ड से होते हुए जा रही है। ये लीजिए, ये इसको स्लाइस कर रही है, और नीचे क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे से ऐसे इसको भी ये बीच में से स्लाइस करते हुए आएगी। मतलब देखो क्या है, ध्यान से देखो, POS आपकी कैसी आ रही है ना, ये देखो 5 मेंबर की रिंग ये रही, ठीक है, इससे ऊपर मिथाइल है, यहाँ पे ये बेंजीन। अब बेंजीन रिंग तो फ्लैट है, तो इसका ये आधा पार्ट क्या हो जाएगा, इसी प्लेन से कट जाएगा, इसी प्लेन से कट जाएगा। ध्यान से देखो, 5 मेंबर की रिंग, इधर ये 6 मेंबर की रिंग, ये 5 मेंबर की रिंग है, देखो 5 मेंबर की रिंग, और ये 6 मेंबर की रिंग। जब आप इसके बीच में यहाँ पे देखो, इसके बीच में ऐसे प्लेन लगाओगे ना, इसके बीच में ऐसे प्लेन लगाओगे, तो इसको भी तो बीच से काटता हुआ चला जाएगा, इसको भी बीच से काटता हुआ चला जाएगा ना ऐसे। देखो इसमें आपने बीच से ऐसे प्लेन लगा दिया ये, ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे यहाँ पे क्या है, 6 मेंबर करेंगे, तो ये भी आपकी क्या होगी, यहाँ से कटती हुई चले जाएगी, कटेगी तो इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन आपस में इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये तो समझ में आ गया कि जनाब ये इतना पोर्शन, ठीक है, ये
अरे यार इस पेन से नहीं दिखाना चाहिए मुझे, इसको मैं इससे ही दिखाता हूँ। ये देखो, ठीक है, ये ठीक है, ये जो पोर्शन है इधर का प्लेन से आगे का, वो प्लेन से पीछे जो ये वाला रेड वाला पोर्शन है इधर, ये ब्लैक वाला पोर्शन है, ये क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। ठीक है, अगर ये आइडेंटिकल है तो आप क्या बोलोगे जनाब कि यहाँ पे ये कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन, ये कार्बन हो गया। ठीक है, लेकिन हमें कार्बन नहीं देखना, हमें प्रोटॉन देखना है। तो इन तीनों का क्या आ जाएगा यहाँ पे, इन तीनों हाइड्रोजन का एक सिग्नल इसका आ गया। अब ध्यान से देखो, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट होगी, तो इन तीनों हाइड्रोजन का क्या आ गया यहाँ पे, एक सिग्नल इनका आ गया। आपको पता है ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे, तो एक सिग्नल इसका आ जाएगा। यहाँ पे इस मिथाइल के पास भी तो क्या है, देखो 3 हाइड्रोजन है, इन तीनों का क्या आ जाएगा, एक सिग्नल आ जाएगा, ये लीजिए। अब आगे आए, ऑक्सीजन पे तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो इसका तो सिग्नल दिखेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें प्रोटॉन के सिग्नल बताने हैं। अब देखो इससे आगे अब यहाँ पे आए, यहाँ पे आपके ये 2 हाइड्रोजन आ गए, इन दोनों में देखो ऊपर की ओर CH3 और नीचे की ओर आपका क्या है, बेंजीन रिंग, यानी कि दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट है। इसका मतलब ये दोनों प्रोटॉन कैसे हैं, आपके डाया स्टीरियोटॉपिक हैं। ये आपको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि देखो एक कायरल सेंटर ऑलरेडी यहाँ पे था। ठीक है, अगर डाया स्टीरियोटॉपिक है तो एक सिग्नल ये ऊपर वाले का आएगा, एक सिग्नल नीचे वाले का आएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। और पीछे उधर इन सेंटर्स को तो आपको देखना ही नहीं, इस सेंटर को, इस सेंटर को, इस सेंटर को, क्यों, क्योंकि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन क्या है, आइडेंटिकल है, इक्विवेलेंट, केमिकली इक्विवेलेंट है। तो इसका जो सिग्नल है ना इस हाइड्रोजन का, इसका और इसका क्या आया, ये सिग्नल आया एक। ठीक है, इसका और इसका क्या आया यहाँ पे, ये एक सिग्नल इन दोनों का है। ठीक है, इन दोनों का एक सिग्नल ये रहा। ठीक है, इन तीनों का एक सिग्नल ये रहा, इसका इस CH3 के हाइड्रोजन और इस CH3 के हाइड्रोजन का सिग्नल ये रहा, ये CH3 का आपका ये सिग्नल है। तो टोटल सिग्नल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। टोटल सिग्नल यहाँ पे आपके कितने हो गए, 6 सिग्नल हो गए प्रोटॉन NMR में। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें रिएक्शन करानी है, लेकिन इतना तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको पता होगा। देखो ये क्या आपका कार्बोनिल है, इसको मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, ये लीजिए, ये कार्बोनिल आपको ऐसे दिया है। ठीक है, ये लो। आपको पता है कार्बोनिल का जो अल्फा कार्बन होता है ना, वो क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है। ये प्रोटॉन इसको पकड़ेगा, यहाँ पे अनायन आएगा, मिथाइल पे अटैक करेगा, तो इसकी यहाँ पे मिथाइलेशन हो जाएगी, ये लीजिए। अब फिर दूसरा इक्विवेलेंट आएगा, वो दूसरे प्रोटॉन को पकड़ेगा, ये लो, दूसरे की भी मिथाइलेशन होगी, 2 इक्विवेलेंट दे रखे हैं, तो यहाँ पे भी आपकी मिथाइलेशन होगी, ये लीजिए। ठीक है, रिएक्शन आपने करा ली, ये प्रोडक्ट पी आपने बना दिया। अब आपसे बोल क्या रहा है, नंबर ऑफ पीक एग्जिबिटेड बाय मेजर प्रोडक्ट पी इन ब्रॉड बैंड डीकपल्ड 13C NMR स्पेक्ट्रम, यानी कि 13C में यहाँ पे कितने सिग्नल आएंगे, आपको ये यहाँ पे बताना है। तो अगेन वही सेम चीज है, ध्यान से देखो, इसमें आपका क्या है ना जनाब, ये एक POS यहाँ पे लाई कर रहा है, देखो कौन सा, ये देखो, ये एक प्लेन डाल दिया मैंने। इस प्लेन ने किया क्या, इधर का जो पोर्शन था, देखो देखो मैं आपके सामने लिख देता हूं, ये जो पोर्शन है, ये जो रेड से आपको दिख रहा है ना, ये रेड वाला पोर्शन और ये ब्लैक वाला पोर्शन आपस में रिफ्लेक्ट कर दिया। ये देखो इधर का ये CH3, इधर के CH3 को आपका रिफ्लेक्ट हो गया। अब आप बोलोगे यार देखो ऑक्सीजन तो उधर जा रहा है, इधर तो ऑक्सीजन है ही नहीं। अरे थोड़ा समझिए जनाब, दिस इज sp2 सेंटर, ये प्लेनर सेंटर है, ये ऑक्सीजन उधर की ओर नहीं आ रहा है, ये ऑक्सीजन इसी प्लेन में यहाँ पे है, देखो इस कॉर्नर पे ये बाहर की ओर निकला हुआ है। ठीक है, प्लेनर सेंटर है, ट्राइगोनल प्लेनर यार। ठीक है, तो यहां पे से आप क्या बोलोगे कि राइट साइड को छोड़ो, लेफ्ट साइड के प्रोटॉन ना कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें कितने हो जाएंगे आपके, एक बार फिर से देख लेते हैं। अच्छा ध्यान से देखो, आगे की ओर एक मिथाइल भी है यहाँ पे, ये आप मिस कर रहे हो। ठीक है, ये इस पे एक CH3 भी तो लगा है, ये देखो आगे की ओर एक CH3 लगा है, तो ये CH3 का भी आपका एक सिग्नल आ जाएगा। टोटल सिग्नल कितने होगी, 1 2
3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। क्या मिस कर गया हूँ अब मैं? 8। ठीक है, तो इसमें क्या होगी भाई आपके यहाँ पे 8 सिग्नल हो गया 13C NMR में। तो इसी तरीके के क्वेश्चन वो आपसे पूछता है। तो देखिए मैंने आपसे क्या बोला था कि पहला जो सवाल होता है, मैं आपको रिकैप दे देता हूं। ठीक है, देखिए स्पेक्ट्रा में पहला सवाल तो यही है कि कौन सा मॉलिक्यूल मतलब कौन सा न्यूक्लियर स्पेक्ट्रा देगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका NMR एक्टिव एंड इनएक्टिव न्यूक्लियाई कहता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका आता है नंबर ऑफ सिग्नल का। ठीक है, कितने क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने आपको दिखा भी दिया, और ये तो खाली 2020 से बात के हैं। ठीक है, 2020 से पहले तो और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो ये दोनों हमने यहाँ पे डन कर लिए। इसके अलावा देखो हमें आगे क्या क्या करना है शॉर्टकट में। ठीक है, वो मैं आपको बताऊँ। तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, देखो तीसरा जो फंडा यहाँ पे आता है, एक्चुअल में सही मायने में बताऊँ तो तीसरा फंडा आपका आता है नंबर ऑफ सिग्नल तो आपने निकाल लिए। ठीक है, ये आपने नंबर ऑफ सिग्नल ऐसे निकाल लिए। ठीक है, ये लीजिए इस तरीके से, ये नंबर ऑफ सिग्नल। लेकिन इस सिग्नल की पोजीशन, ये पोजीशन कहाँ पे है भाई? ये इस स्केल में कहाँ पे लाई कर रहा है? 2.5 पे लाई कर रहा है, 1.9 पे लाई कर रहा है, कहाँ पे लाई कर रहा है वो चीज। ठीक है, इसे बोलते हैं पोजीशन ऑफ सिग्नल। और पोजीशन ऑफ सिग्नल को यहां पे कौन बताता है? केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट। ठीक है, केमिकल शिफ्ट में नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा, और यहीं पे से आपकी मैथमेटिक्स भी क्या होगी भाई, गेम में आएगी। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये लेक्चर आपका थोड़ा लंबा भी होगा, लेंदी भी होगा। पहले मैं आपको कुछ केमिकल शिफ्ट्स की वैल्यू यहाँ पे बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ एक फैक्टर बताऊंगा जो केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट भी करते हैं, और उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसकी मैथमेटिक्स यहाँ पे क्या होती है, कि कैसे केमिकल शिफ्ट हम यहाँ पे डिराइव करते हैं, क्या आपका फ्रीक्वेंसी होता है, क्या आपका शिफ्ट होता है, और क्या आपका केमिकल शिफ्ट होता है। तीनों को आपस में कैसे यहाँ पे कोरिलेट किया जाता है वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसके बाद आपके और भी टॉपिक्स आएंगे, जैसे जे कपलिंग है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे, बट आई वांट रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। ठीक है, कुछ फीडबैक अगर आपका है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे दे सकते हो। ओके गाइज, बाय।